वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। निबंध का प्रश्न पत्र भी आपके सामने प्रस्तुत है। इस पेपर को देखिए, ये 2025 की मुख्य परीक्षा यूपी पीसीएस की अभी चलायमान है, आज से शुरू हुई है। पहले हमने हिंदी का पेपर दिखाया आपको और उसके साथ न सिर्फ प्रश्न पत्र, वो तो आप हर जगह से देखते ही हैं, तमाम वेबसाइटों से, यूट्यूब चैनलों से। उसके साथ हमने डिटेल एनालिसिस भी की। अब यह निबंध का प्रश्न पत्र है जो कि दूसरी पाली में संपन्न हो चुका है। जिन लोगों ने दिया है वह लिखकर, धुआंधार लिखकर, क्योंकि 3 निबंध लिखना 3 घंटे के अंदर, और वो भी उत्कृष्ट कोटि का, ये आसान नहीं होता है। सुनने में लगता है कि भाई 700 शब्द हैं तो लिख ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन 700 शब्दों का एक उच्च स्तरीय निबंध लिखना होता है, सिर्फ काम नहीं चलाना होता है। तो वो 3 घंटे आपको पूरी तरह से रगड़ कर मेहनत करनी पड़ती है, मानसिक और शारीरिक दोनों। तो जिन लोगों ने लिखा है वह तो इससे 2-4 हुए ही हैं। जिन लोगों ने मेंस नहीं दिया है, सिर्फ पेपर देख रहे हैं, तो वह इस एनालिसिस को देखें। जिन लोगों ने दे लिया है, मतलब निबंध का पेपर दिया है, वो भी चाहें तो देख सकते हैं, नहीं तो वो अभी के लिए स्किप कर सकते हैं और जब वो पूरा पेपर दे लें, मतलब मेंस उनका हो जाए, तब उसके बाद बैठकर आराम से देखें। लेकिन देखने से आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। आपको निबंध लिखने का न सिर्फ अप्रोच पता लगेगा, बल्कि आयोग का जो ट्रेंड आजकल चल रहा है, आयोग किस पैटर्न पर चल रहा है। पहले की तरह साधारण सीधे साधे विषयों पर निबंध नहीं दिए जा रहे हैं कि साहित्य और समाज पर दे दिया, महिला सशक्तिकरण पर दे दिया। अब विषयों में नए प्रयोग किए जा रहे हैं, जैसे संघ लोक सेवा आयोग। हालांकि वहाँ पर दार्शनिक स्तर होता है निबंधों का, आध्यात्मिक और दार्शनिक स्तर होता है, लेकिन संघ लोक सेवा आयोग जैसे थोड़े उलझे हुए विषय देता है, वह ज़्यादा ही उलझे होते हैं। तो अब अपना आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, भी उसी पैटर्न पर चल रहा है। हालांकि यहाँ विषय राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और जो प्रादेशिक परिदृश्य है उससे जुड़े हुए होते हैं, दार्शनिक से ज़्यादा, लेकिन फिर भी जो शीर्षक है उनमें बड़े पैमाने पर आप परिवर्तन देख रहे हैं समय के साथ। तो उसी हिसाब से अपनी तैयारी भी होनी चाहिए। अधिकतम अंक 150 होते हैं, इसका मतलब है कि 50-50 अंकों का प्रत्येक निबंध होता है और उसी में से आपको अधिकतम अर्जित करने होते हैं। 3 भाषाएं उपलब्ध होती हैं, जैसा कि आप जानते हैं, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, और इनमें से आप किसी भी भाषा का चयन करके लिख सकते हैं। कुछ लोगों को यह भ्रम होता है कि हम हिंदी में लिखेंगे तो ही अच्छा मिलेगा नंबर, या अंग्रेजी में लिखेंगे तो ही बढ़िया धारणा बनेगी, नंबर अच्छे मिलेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। भाषा चाहे जो ही चुनिए आप, उर्दू में ही क्यों न लिखिए, आप हिंदी में ही क्यों न लिखिए, निबंध की उत्कृष्टता देखी जाती है। निबंध आपने कैसा लिखा है, अच्छा लिखा है, तो भाषा चाहे जो भी हो, तरीका आपका अच्छा होना चाहिए, यह देखा जाता है। आइए शुरू करते हैं। सेक्शन ए यानी खंड अ जो है, इसमें 3 विषय पहले की भांति, लेकिन शीर्षक देखिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और हमेशा रहेगा, हमेशा ही इसमें कुछ न कुछ नया होता रहेगा। तकनीक का सबसे बड़ा चर्चित विषय इस समय यही, तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और उससे जोड़ दिया गया है साहित्य को, यानी वैज्ञानिक मुद्दे से साहित्यिक मुद्दे को अटैच किया गया है। तो आपका दृष्टिकोण देखा जाएगा कि भाई लिटरेचर के विषय में आप जानते हैं, सोसाइटी और लिटरेचर पर आपने बहुत लिख दिया, आपने मनुष्य को लिटरेचर के साथ, साहित्य के साथ जोड़ दिया, लेकिन क्या आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ इसको कनेक्ट कर पा रहे हैं? और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस परिप्रेक्ष्य में, आज के समय में, जो कि युग कहा जा सकता है एआई का, तो इस समय साहित्य का स्थान कहाँ पर है? साहित्य को यह सपोर्ट कर रहा है या फिर डिस्ट्रक्शन की ओर ले जा रहा है, विनाश के कगार पर खड़ा कर दिया है? ये सब इसमें पड़ताल करनी। तो यह विषय है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के दौर में साहित्य का भविष्य, साहित्य कहाँ जा रहा है। नए भारत की वैश्विक चेतना, ग्लोबल कॉन्शियसनेस जो है भारत की, और नए भारत की, नया भारत यानी बदलता भारत, आज के समय का भारत, पुराना भारत नहीं। तो नई चेतना का संचार हो रहा है, लेकिन वैश्विक चेतना की यहाँ बात हो रही है, इसको गौर से देखिए। अभी हम सारे विषयों पर विस्तार से भी देखेंगे। 21वीं सदी में भारतीय स्त्री, स्वप्न से यथार्थ तक, महिला सशक्तिकरण का ही ये मुद्दा है, लेकिन विषय कैसे दिया है ध्यान से देखिए। सीधे सीधे वुमेन एम्पावरमेंट ना देकर यहाँ पर इंडियन वुमेन को 21st सेंचुरी में आपको दिखाना है, और दिखाना है कि यहाँ स्वप्न कैसे बुने गए हैं महिला को लेकर, या जो स्त्रियाँ हैं उनको लेकर, और वास्तविकता क्या है। हम ढोल तो खूब पीटते हैं कि महिला सशक्तिकरण हो रहा है, हम इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन क्या वास्तव में महिला सशक्तिकरण सार्थक, जैसा धरातल पर दिखना चाहिए वैसा है? क्या आधी आबादी संतुष्ट है इससे? क्या आधी आबादी को इसका पूरा लाभ मिल रहा है? वो सब पड़ताल यहाँ पर आपको करनी थी। इसके बाद निबंध के जो अगले विषय हैं, यानी दूसरे खंड में, जिसमें से कि एक का चुनाव आपको करना था, तो उसमें पहला है कि विकास के निहितार्थ और पर्यावरण। विकास का जो पैमाना हमने चुना है वो प्रत्यक्ष तौर पर या जाहिर तौर पर विनाश का पैमाना है। पर्यावरण उसी में पिस रहा है। प्रकृति की कीमत पर हम अपने विकास को आगे बढ़ा रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं। वो डेवलपमेंट हमें लगता है, मनुष्य को लगता है कि हम विकसित हो रहे हैं, वास्तव में हम अपनी कब्र खोद रहे हैं। जितना हम विकास विकास चिल्ला रहे हैं, वो वास्तव में अपने ही विनाश को न्योता दे रहे हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ है कि विकास के जो निहितार्थ हैं और पर्यावरण है वो आपस में कैसे संबंधित है, तो वो डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट को आपस में जोड़कर उनमें जो टकराव हो रहा है उसको दिखाना है। इसके बाद यहाँ देखें, बदलती वैश्विक अर्थव्यवस्था में नैतिकता का प्रश्न। एथिक्स आप बहुत सुनते हैं, एथिकल जो बिहेवियर है उसके बारे में सुनते हैं, लेकिन ग्लोबल इकोनॉमी में इसका क्या रोल हो सकता है? ये विषय थोड़ा सा टेढ़ा अवश्य ही है, लेकिन इसे समझ कर लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं। वैसे भी आपको तीनों तो लिखने नहीं है, लेकिन तीनों पर समझ होनी चाहिए। जैविक खेती आवश्यकता है या फिर विवशता है? वास्तव में विवशता है, नहीं तो जैविक खेती में इतना टिटीमा है
वर्तमान में, क्योंकि टेक्नोलॉजी उस ढंग की डेवलप नहीं है, उतनी सहज नहीं है जितना कि हम जो परंपरागत कृषि है उसमें इस्तेमाल करते हैं। उतनी जैविक कृषि में सहजता नहीं है और वैसा उत्पादन भी नहीं है। तो वर्तमान की स्थिति की बात की जा रही है। भविष्य कैसा होगा वो कोई नहीं जानता और निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ नई चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन अभी की आवश्यकता यह है या फिर व्यवस्था में अपनाने की बात है कि हम मजबूरी में अपना रहे हैं कि कोई चारा ही नहीं है हमारे पास। तो ये एक चीज़। इसके बाद जो अंतिम सेक्शन था उसमें आप जानते ही हैं कि भाई विदेश नीति और इस तरह की चीज़ों पर चर्चा होती है। तो गुट निरपेक्षता से बहुध्रुवीय कूटनीति तक ये विषय दे दिया गया था। अभी भारत के सामने कुछ नई चुनौतियां हैं तो उनकी भी चर्चा आप कर सकते हैं। और नई चुनौतियां काफ़ी बड़ी हैं, हालांकि वो दुनिया के हर देश के सामने हैं, लेकिन भारत की उसमें जो पहचान और रोल है वो बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो उन पर थोड़ी चर्चा कर सकते हैं, तटस्थ रहकर, उसमें किसी का पक्ष नहीं लेना है। भूस्खलन, प्राकृतिक आपदाओं पर आते हैं प्रश्न, आपदा प्रबंधन पर आते हैं। तो यहाँ पर लैंडस्लाइड पर आ गया था और इसमें दिखाया गया था कि भाई ये कितना प्राकृतिक है और कितना मानव जनित है। तो भूकंप को तो हम आरोप लगा देते हैं प्रकृति पर कि प्रकृति सब तहस नहस कर रही है, इसमें हमारा कोई खास रोल नहीं है। भाई बांध में ज़्यादा पानी भर दिया, कहीं खनन कर दिया या फिर कुछ इस तरह के परमाणु परीक्षण वगैरह कर दिया तो थोड़े बहुत कृत्रिम भूकंप आ जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर तो प्रकृति के ही देन होते हैं। 9 रिक्टर स्केल, 10 रिक्टर स्केल, जो धरती की सतह है वो अलट पलट जाती। तो इसमें प्रकृति का दोष है, मनुष्य को मारने का प्लान है प्रकृति का, ऐसा हम लोग दोषारोपण करते हैं। लेकिन लैंडस्लाइड जो है उसमें सारा किया धरा, मैक्सिमम जो अभी दिखाई देने वाले लैंडस्लाइड है, भूकंप है, माफ कीजिएगा भूस्खलन है, उसमें ज़्यादा किया धरा मनुष्य का है। मनुष्य ही इसके पीछे उत्तरदायी है। तो ये कितना नेचुरल है और कितना आर्टिफिशियल है, मतलब मानव निर्मित है, ये आपको यहाँ पर दिखाना है। और अंत में ये सिद्ध करना है कि मनुष्य ही इसके लिए दोषी। नए भारत का स्वप्न, नया भारत, हमेशा इस पर कुछ ना कुछ विजन जो है वो दिखाए जाते हैं। तो यहाँ पर ग्रामीण विकास योजनाओं के साथ इसको जोड़ दिया है। तो आइए अब शुरू करते हैं। इसमें सिर्फ लंबी लंबी बातें नहीं, थोड़ा सा पड़ताल कर लेते हैं कि निबंधों में क्या लिखना चाहिए। जिस भाषा में आप लिखना चाहें उत्कृष्टता निबंध में होनी चाहिए और निबंध हमेशा पैराग्राफ में लिखे जाने चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता के दौर में साहित्य के भविष्य की अगर बात करेंगे तो इसमें ये तो पहले हमेशा ध्यान दीजिए कि शब्द सीमा का आपको पालन करना है, शब्द सीमा के अंतर्गत ही आपको लिखना है। अच्छा, एक बात और है कि हमने अपने पेड ग्रुपों में निबंध के जो टॉपिक अभ्यास के लिए दिए थे, मतलब 30-35 के आसपास हमने निबंधों का वैसे अभ्यास करवाया था। और जब परीक्षा समीप आ गई थी तो हमने 18 महत्वपूर्ण मुद्दों पर निबंध जो है वो लिखकर शीर्षक के तौर पर भी और उस पर वीडियो भी अपने ग्रुपों में उपलब्ध करवाया था। और वो जो 18 टॉपिक दिए गए थे, यकीन मानिए एकदम वर्ड टू वर्ड नहीं, अक्षरशः जो कहा जाता है वैसे तो कोई पेपर में छापेगा तो भाई पेपर लीक हो गया ये लोग कहेंगे, और वह काम प्रश्न पत्र माफियाओं का होता है, किसी कोचिंग संस्थान का नहीं होता है। हमने निबंध के कुछ अति संभावित विषय दिए थे, उन्हें आप जाकर देखेंगे, अपने ग्रुपों में देखेंगे या फिर जिन लोगों ने हमारे ग्रुप ज्वाइन किए थे उनसे संपर्क करेंगे तो आपको बहुत सारे विषय निकट मालूम होंगे, मतलब उन शीर्षकों के निकट मालूम होंगे। और उन विषयों पर हमने काफ़ी गहन चर्चा भी की थी, वीडियो के माध्यम से की थी। और वीडियो में उस पर बताया था कि अगर ऐसे विषय आ जाते हैं, इसके आसपास के विषय आ जाते हैं तो इसमें कितने आयाम हो सकते हैं लिखने के। तो जिन लोगों ने भी उन वीडियोज़ को देखा होगा, उन शीर्षकों पर 18 विषयों पर अभ्यास किया होगा तो वो फायदे में रहे होंगे। फिलहाल आगे चलते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के दौर में साहित्य का भविष्य, तो आप लिखिए कि मानव सभ्यता के विकास में साहित्य ने हमेशा आत्मा की आवाज़ के रूप में काम किया है, अंतरात्मा की आवाज़। और यह केवल शब्दों का संयोजन नहीं है बल्कि मानवीय अनुभव, संवेदना, कल्पना और संघर्ष का जीवंत दस्तावेज। और आज जब पूरी दुनिया कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में प्रवेश कर चुकी है तो यह प्रश्न उठना लाजमी है। यह प्रश्न जो है ये उठेगा ही उठेगा कि अब साहित्य का भविष्य क्या होगा, क्योंकि साहित्य तो भोजपत्र से लेकर कागज के पन्नों तक आया, लेकिन अब डिजिटल तरीके से कैसे चलेगा। और डिजिटल भी चल रहा था लेकिन उसमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो उसकी पूरी गुणवत्ता को नष्ट करने पर और हथियाने पर तुला हुआ है। तो क्या मशीनें भी मनुष्य की तरह साहित्य रच पाएंगे? और निसंदेह अभी क्या हो रहा है, अभी मनुष्य रचवा रहा है। अभी क्या हो रहा है, मनुष्य अपनी सुविधा के लिए, अपने लाभ के लिए मशीनों से साहित्य रचवा रहा है और मशीनें क्या कर रही हैं, सीख रही, साहित्य रचना सीख रही। भविष्य में वो रचेंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो साहित्य का वास्तविक स्वरूप और अधिक मानवीय बन पाएगा या फिर मशीनी हो जाएगा? मनुष्य की चेतना में ये सारे उत्तर छिपे हुए हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने लेखन की प्रक्रिया को सरल और तीव्र बना दिया है और लेखन को तो नष्ट कर दिया है। लिखने वाला काम अब खत्म हो रहा है, धीरे धीरे सब मशीन पर चल रहा है। और अब कुछ ही क्षणों में कविता, कहानी, लेख, निबंध तैयार किए जा सकते हैं। यह सुविधा लेखन की दुनिया में एक नए युग की शुरुआत का संकेत देती है। और विशेष रूप से शोध, अनुवाद और जानकारी आधारित जो लेखन है उसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता बहुत प्रभावी साधन बना हुआ है। अब आपकी ये जो मेंस की कॉपियां हैं इनको भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू चेक करने की बात आयोग कर रहा है। वो टेक्नोलॉजी विकसित की जा रही है और उस पर काम भी हो रहा है। मतलब अब ये कि जीवंत परीक्षक जो अनुभवी मोटे मोटे चश्मे लगाकर मास्टर साहब लोग चेक करते थे, अब वो जमाना गुजर जाएगा, मशीनें चेक करेंगी। अब वो किस बेरहमी से चेक करेंगी या किस दयालुता से चेक करेंगी या किस मानसिकता से चेक करेंगी, उसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता है ना। मनुष्य जब चेक करता था तो उसमें मानवीय संवेदनाओं को पकड़ना आसान होता था, लेकिन अब रोबोट के लिए, रोबोटिक जो चीज़ें हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और उसमें तमाम तरह की गड़बड़ियाँ भी होंगी जिनको कि पकड़ना तत्काल में संभव भी नहीं होगा। फिलहाल वो कमियाँ हैं तो अच्छाइयाँ भी हैं। तो साहित्यिक रचना का समय कम हुआ है और नए लेखकों के लिए अवसर काफ़ी ज़्यादा आए हैं, लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न फिर वही है कि इस गति में साहित्य का मूल तत्व जिंदा रहेगा कि नहीं। तो वास्तव में साहित्य का मूल आधार संवेदना, अनुभव और जीवन की गहराई है और केवल मशीन के माध्यम से इसको व्यक्त नहीं किया जा सकता है। साहित्य सिर्फ भाषा तो होता नहीं है, मनुष्य के भीतर जो भावनात्मक संघर्ष चल रहा होता है उसको वो जाहिर करता है ना।
कभी कविता लिखता है तो शब्द नहीं होते, उसमें अनुभव, पीड़ा, प्रेम, आशा सब कुछ होते हैं, सब मिला होता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये सारे एक्सपीरियंस समझे जा सकते हैं, विश्लेषण हो सकता है, लेकिन वो उसे जी नहीं सकता। जिएगा तो मनुष्य। तो आत्मा मनुष्य की होती है, ये आत्मा से विहीन है। साहित्य में आत्मा नहीं है तो साहित्य साहित्य नहीं है, मुर्दा है ना। मुर्दा है वह देश, मुर्दा है वो संस्कृति जहाँ साहित्य नहीं, लेकिन यहाँ साहित्य ही मुर्दा है। साहित्य मुर्दा कैसे है? क्योंकि उसको एआई ने रचा हुआ है, मनुष्य के द्वारा नहीं रचा गया है। दूसरी ओर ये भी सत्य कहा जा सकता है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिटरेचर के प्रचार प्रसार में बड़ी क्रांतिकारी भूमिका निभा रही है। एक तरह की रिवॉल्यूशन यहाँ पर आई हुई है, ठीक है। और अब एक भाषा में लिखा हुआ साहित्य दूसरी भाषाओं में झट से रूपांतरित हो जाएगा। इससे भारतीय साहित्य को वैश्विक पहचान मिलने की एक संभावना दिखाई देती है, जो कि है तो अच्छी संभावना, मतलब सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन उससे साहित्य को नुकसान कितना होगा इसको कोई जानना नहीं चाहता। तो पहले जो रचनाएं सीमित पाठकों तक पहुंच पाती थी, अब वो वैश्विक स्तर पर पढ़ी जा सकती हैं, और यह साहित्य के लोकतंत्रीकरण की दिशा में बड़ा अच्छा कदम है। तो मतलब आप ये कह सकते हैं कि साहित्य का भविष्य उतना ही सुरक्षित है जितनी की मानवीय संवेदनाएं, मतलब जब तक की मानवीय संवेदनाएं, मनुष्य की जो भावनाएं हैं वो जीवित है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ एक साधन है हर चीज़ के लिए, सिर्फ साहित्य नहीं। हर काम जो हम एआई से सिद्ध करवाते हैं उसमें हमें उसे एक साधन के तौर पर लेना चाहिए, उसे लक्ष्य नहीं बना लेना चाहिए, उसे टारगेट नहीं बनाना चाहिए। और साहित्य के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे तो मनुष्य जब तक प्रेम करेगा, संघर्ष करेगा, सपने देखेगा, अपने अनुभवों को शब्द में ढालेगा, तब तक साहित्य जीवित रहेगा। और इसलिए जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता का दौर है, इसमें साहित्य समाप्त नहीं होगा, बल्कि और अधिक व्यापक, प्रभावशाली और जीवंत रूप में सामने आएगा, बशर्ते मनुष्य अपनी चेतना को प्राथमिकता दे, अपनी अंतरात्मा को प्राथमिकता दे। ये अंत में जरूर जोड़िएगा, ठीक है। अगला हमारा विषय है भारत में नए भारत की वैश्विक चेतना, ठीक है, वैश्विक चेतना। तो ग्लोबल कॉन्शियसनेस जो है उसकी बात हो रही है न्यू इंडिया के लिए। 21वीं सदी का भारत जो है वो केवल एक देश तो है नहीं, ये एक विचार बनकर उभरा है। इसमें एक नई विचारधारा सामने आई। भारत वही है जो अपनी परंपराओं पर गर्व करता है, लेकिन उसके साथ साथ जो आधुनिक चीज़ें हैं उनको भी एब्जॉर्ब करता है, आत्मसात करता है। और ग्लोबलाइजेशन का ये जो जमाना चल रहा है, इसमें भारत ने न सिर्फ आर्थिक और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, तकनीकी क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई है, बल्कि अपनी वैचारिक शक्ति और अपनी संस्कृति के माध्यम से विश्व को प्रभावित भी किया है। तो आज का भारत दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी वाला देश है, ये जगजाहिर बात है। और यह युवा पीढ़ी जो है, ये हम दूसरे निबंध की चर्चा कर रहे हैं, यह युवा पीढ़ी केवल रोजगार की तलाश में नहीं है, बल्कि नवाचार और नेतृत्व के लिए भी सज्ज है, तैयार है। स्टार्टअप संस्कृति, डिजिटल टेक्नोलॉजी और आत्मनिर्भरता की भावना, इसने भारत को एक नई दिशा दी है। और अब भारत केवल उपभोक्ता राष्ट्र नहीं है, बल्कि सृजनकर्ता राष्ट्र के रूप में सामने आ रहा है। और यह परिवर्तन वैश्विक स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा को काफी मजबूत बनाता है। वही है वसुधैव कुटुंबकम की भावना को हम हमेशा से मानते रहे हैं। और आज जब दुनिया बहुत सारे संकटों से गुजर रही है और भविष्य में और बड़े बड़े खतरे आने वाले हैं, तो ऐसी स्थिति में भारत ने कई बार साबित किया है कि वह पूरी मानवता के लिए सोचता है, न सिर्फ अपने बारे में। चाहे वो प्राकृतिक आपदाओं में सहायता करना हो, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार हो, इन सब चीज़ों में जिम्मेदार राष्ट्र की हमने भूमिका निभाई। सांस्कृतिक लिहाज से भी हमारी चेतना प्रशंसनीय है, प्रभावशाली है। दुनिया भर में हमारी परंपराएं जैसे योग है, आयुर्वेद है, साहित्य, संस्कृति, संगीत, ये सब लोकप्रिय हो रहे हैं और जमाने से लोकप्रिय हो रहे हैं। तो भारत केवल भौतिक विकास की बात नहीं करता है, बल्कि मानसिक आध्यात्मिक संतुलन पर भी जोर देता है। और दुनिया को भी ये बात समझ में आने लगी है। हालांकि एक चीज़ है कि नए भारत के सामने नई चुनौतियां भी हैं। वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाए रखने के लिए भारत को शिक्षा, तकनीक और सामाजिक समानता के क्षेत्र में और अधिक प्रयास करने होंगे। केवल आर्थिक प्रगति से वैश्विक चेतना मजबूत नहीं होगी, बल्कि इसके लिए सामाजिक न्याय, सामाजिक संतुलन, सांस्कृतिक संतुलन बेसिकली उसकी आवश्यकता होती है। और नए भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचे, तभी तो सर्वांगीण विकास होगा। वसुधा तभी कुटुंब बन सकेगी जब सब समान होंगे। तो नए भारत की वैश्विक चेतना एक सकारात्मक और प्रेरणादायक परिवर्तन है। और यह वह चेतना है जो भारत को केवल एक देश नहीं, बल्कि विश्व के मार्गदर्शक के रूप में स्थापित करती है। और भारत अपनी परंपराओं और आधुनिकता के बीच में संतुलन बनाए रखता है, तो आने वाले समय में विश्व की दिशा निर्धारित करने वाली शक्ति बन सकता है। ये सारे स्वप्न हैं। तो अब आइए नारी सशक्तिकरण या महिला सशक्तिकरण के इस विषय पर चर्चा कर लेते हैं। तो भारतीय महिला 21वीं सदी में, जो आप कहिए, स्वप्न से यथार्थ तक जो स्वप्न हमने देखे थे वो यथार्थ में तब्दील हो पाए, बदल पाए अथवा नहीं, इसको यहाँ पर देखना है। तो भारतीय समाज में स्त्री की भूमिका हमेशा से महत्वपूर्ण रही है, लेकिन लंबे समय से, आप लिखेंगे पैराग्राफ में लिखिएगा, हेडिंग डालकर नहीं, लंबे समय तक उसे अपने अधिकारों और क्षमताओं के हिसाब से सम्मान नहीं मिला, वास्तविकता है। लेकिन 21वीं सदी में यह स्थिति तेजी से बदल रही है। सपने देखने तक हम महिलाएं सीमित नहीं है, बल्कि उन सपनों को साकार करने की दिशा में साहसपूर्ण तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। तो यह परिवर्तन केवल सामाजिक नहीं, बल्कि मानसिक और सांस्कृतिक क्रांति का संकेत है। हालांकि अब यहाँ पर पीछे की चर्चा करेंगे, सिर्फ अच्छा नहीं दिखाएंगे, बुरी चीज़ों को भी दिखाइए। पहले स्त्री को केवल परिवार तक सीमित माना जाता था, लेकिन आज के क्षेत्र में शिक्षा, विज्ञान, राजनीति, खेल, प्रशासन, जितने आयाम हो सकते हैं, वहाँ यह पहचान बना रही है। केवल किसी की बेटी, पत्नी, माँ के रूप में नहीं, बल्कि स्वतंत्र व्यक्तित्व के रूप में पहचानी जा रही है। स्त्री जब शिक्षित होती है तो वह केवल अपने जीवन को नहीं, पूरे समाज को बदलने की क्षमता रखती है, ये माना जाता है पहले से ही। और आज के समय की जो महिला है, तो आज की महिला अपने अधिकारों के प्रति सजग है और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने से नहीं डरती। आज की स्त्री अपना निर्णय स्वयं लेना जानती है और स्त्री पुरुष की समानता की दिशा में ये काफी बड़ा परिवर्तन है। हालांकि वो सत्य भी आप लिखिएगा, जो कि यहाँ पर जाहिर करना आवश्यक है, कि
भारतीय समाज में जो स्त्री है, महिला है, उसके सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। सारी अच्छी बातें ही नहीं है, इसमें बहुत सी कलुषित बातें हैं, मतलब ऐसी चीज़ें हैं जिनको कि समाज सामने नहीं दिखाना चाहता है। समाज के कुछ हिस्सों में आज भी महिला को बराबरी का अधिकार नहीं है। वही बात है, स्त्री सुरक्षा, शिक्षा, रोजगार, इन क्षेत्रों में कई सारी समस्याओं का सामना कर रही है। लेकिन इन चुनौतियों के बावजूद आत्मविश्वास तो घटा नहीं है, निरंतर आगे बढ़ रही है। 21वीं शताब्दी में भारतीय स्त्री का सबसे बड़ा जो गुण है उसकी संतुलन बनाने की क्षमता है, और वो हमेशा रही है, कोई 21वीं शताब्दी की मोहताज नहीं। करियर में आगे बढ़ती है तो अपनी जिम्मेदारी, जो परिवार की जिम्मेदारी है, उसको भी निभाती है। साबित कर रही है कि किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं है, बल्कि उससे आगे निकल गई है। अंततः मतलब वही आप कहिए इसमें कि 21वीं शताब्दी में भारतीय स्त्री का सपना अब यथार्थ में बदल रहा है। केवल बदलाव की प्रतीक्षा नहीं कर रही है, बल्कि बदलाव का माध्यम बन रही है। और बदलाव तभी होता है जब आप खुद उसमें शामिल होते हैं। भारतीय स्त्री केवल समाज की सहभागी नहीं, बल्कि उसकी दिशा तय करने वाली शक्ति बन सकती है। और यह वही परिवर्तन है जो भारत को एक सशक्त और प्रगतिशील राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, इसे आपने देखा। इसके बाद नंबर आता है सेक्शन बी का, और सेक्शन बी में जो पहला आपका टॉपिक है वो है विकास के निहितार्थ और पर्यावरण। विकास के निहितार्थ और पर्यावरण मतलब यहाँ पर आपको जो डेवलपमेंट है उसके इम्प्लीकेशंस दिखाने होंगे और उसको इन्वायरमेंट से जोड़ना होगा। विकास तो हम कर रहे हैं, लेकिन किस कीमत पर कर रहे हैं? पर्यावरण की कीमत पर कर रहे हैं। तो आप लिखिए, इसमें कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे कि विकास मानव सभ्यता की वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने जीवन को अधिक सुविधाजनक बनाता है, समृद्ध बनाता है। लेकिन आधुनिक युग में विकास का अर्थ केवल आर्थिक प्रगति, औद्योगिकरण, शहरीकरण, यही सब बन गया है। जितना भौतिक संसाधन, जितनी सुख सुविधाएं बटोरना चाहें बटोर लें, और वहीं तक सीमित हो गया है। विकास और पर्यावरण के बीच में जो टकराव हो रहा है उधर कोई देखना भी नहीं चाहता है, सिर्फ किताबों में पढ़ लेते हैं। तो विकास के निहितार्थों को समझते समय यह ध्यान रखना आवश्यक है कि यदि विकास प्रकृति के संतुलन को नष्ट कर देता है तो यह स्थायी विकास नहीं कहा जा सकता है। कुछ समय के लिए हम चकाचौंध में जी सकते हैं, जैसे जी रहे हैं, लेकिन ये बहुत समय तक टिकने वाला नहीं है। वही है 4 दिनों की चांदनी फिर अंधेरी रात, है ना। तो थोड़े समय का ये सुख दिखाई दे रहा है, जो कि सुख नहीं है, वास्तव में दुखों का आमंत्रण है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप आज के समय में बढ़िया नींद ले रहे हैं, तान कर सो रहे हैं और उठकर मेहनत नहीं कर रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, तो भविष्य में आपके लिए कुछ भी नहीं रखा हुआ है। आप किसी भी कंपटीशन को क्लियर नहीं कर पाएंगे, आप कुछ बेहतर नहीं कर पाएंगे। अपनी नींद और अपने आराम के साथ समझौता अगर आप नहीं कर रहे हैं तो अभी तो आपको आराम महसूस हो रहा है, लेकिन बाद में यही आराम जहर बन जाएगा। तो हमारा जो विकास का पैटर्न है वो भी कुछ ऐसा ही है। औद्योगिक क्रांति के बाद से विकास की गति और ज़्यादा बढ़ गई है, और वहीं से तो सारी मुसीबत खड़ी हुई है। बड़े बड़े कारखानों की स्थापना, जंगलों की कटाई, मतलब जितने नेचुरल रिसोर्सेज थे उनको हमने चूस लिया है, खत्म कर दिया है। खत्म कर दिया है, ये शब्द वाकई इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जितने भंडार भरे हुए थे उसका मैक्सिमम हमने खा लिया है, खत्म कर दिया है। बहुत थोड़ी चीज़ें अब बची हुई हैं, और वो जो थोड़े से संसाधन बचे हुए हैं उनको अब हम पकड़कर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं कि भाई अब सतत विकास करने की आवश्यकता है। लेकिन सिर्फ सतत विकास को हम किताबों में पढ़ते हैं, अगर उस पर अमल करते तो भी कुछ सुविधा होती, कुछ गुंजाइश बनती, लेकिन ऐसा नहीं। तो परिणाम यही हो रहा है इन सारी प्रक्रियाओं का कि प्रदूषण बढ़ रहा है, जलवायु परिवर्तन और रफ्तार में हो रहा है। अपने साथ साथ हम बाकी जीवों को परेशान कर रहे हैं। तो जो ग्लोबल वार्मिंग है वो जैव विविधता पर भी संकट बना रही है। पर्यावरणीय संकट ऐसे ऐसे हैं जो कि मानव सभ्यता ही नहीं, पूरी जीव जाति को खत्म कर देंगे। तो प्राकृतिक आपदाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है, और कुल मिलाकर हमारी ये जो विकास की अवधारणा है ये प्रकृति के अनुकूल नहीं है। ये चीज़ सब जानते हैं, जितने पढ़े लिखे मनुष्य हैं सब जानते हैं, लेकिन जानकर अंधे बने हुए हैं, बहरे बने हुए हैं। अब विकास के निहितार्थ केवल पर्यावरण तक सीमित नहीं होते, बल्कि ये सामाजिक सांस्कृतिक जीवन को भी प्रभावित करते हैं। और तेजी से जो शहरीकरण बढ़ रहा है, शहर तेजी से फैलते जा रहे हैं, उसने ग्रामीण जो जीवन है और संरचना है उनको भी बदल कर रख दिया है। पहले क्या होता था, हम प्रकृति को माता के रूप में देखते थे, और अब सिर्फ हम उसे संसाधन के रूप में देख रहे हैं, एक एटीएम के रूप में देख रहे हैं, जिससे कि लगातार संसाधन निकल रहे हैं, रिसोर्सेज निकल रहे हैं, और उसको हम जब चाहें तब निचोड़ सकते हैं। ये जो दृष्टिकोण है ये पर्यावरण संकट का मूल कारण है, और सतत विकास की अवधारणा इस समस्या का समाधान है, लेकिन हम उसे सिर्फ किताबों तक सीमित रखते हैं। तो भविष्य की पीढ़ियों को अधिकारों, मतलब भविष्य की पीढ़ियों के लिए हम कुछ बचा कर रखें और अपने भी बने रहें, अपना अस्तित्व बचा कर रखें, इसके लिए वही उपाय है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करें, वृक्षारोपण करें, जल संरक्षण करें, पर्यावरण अनुकूल जो टेक्नोलॉजीज हैं उनको अपनाएं। आम नागरिक अगर, अब इसमें ऐसा है ना कि हम बड़े संस्थानों पर या फिर जो सरकारें हैं या देश के या विदेशों के या पूरे वैश्विक स्तर पर बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं, उन पर अपना पूरा भार डालकर कि वो लोग करेंगे, सम्मेलन होगा, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होंगी, पेरिस समझौता हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ये सारा करके हम उनके कंधे पर सारा दारोमदार मढ़कर निश्चिंत हो जाते हैं कि हमें कुछ नहीं करना है। लेकिन ये व्यक्तिगत स्तर पर प्रयास करने की बात है। ये जब तक एक एक मनुष्य के स्तर तक नहीं आएगा, हर मनुष्य अपनी इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझेगा, हम इस चीज़ को सुधार नहीं सकते, इसमें कुछ बेहतर नहीं कर सकते। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे बदलती वैश्विक अर्थव्यवस्था में नैतिकता का प्रश्न। इसमें क्या लिखिएगा, जो वैश्वीकरण आज का है और तेजी से आर्थिक परिवर्तन हो रहा है, ये सब आज के युग का बदलता हुआ परिदृश्य है, और ये आज के युग की डिमांड भी कही जा सकती है। तो आज के विश्व की अर्थव्यवस्था जितनी अधिक आपस में, मतलब दुनिया की जितनी भी अर्थव्यवस्थाएं हैं वो सब आपस में जुड़ चुकी है। एक देश में अगर आर्थिक परिवर्तन होगा तो पूरा विश्व प्रभावित होगा। अभी देख लीजिए क्या हो रहा है, आर्थिक परिवर्तन अभी नहीं दिखाई दे रहा है, अभी तो जो सामरिक परिवर्तन है, जो भूभौतिक परिवर्तन है वो दिखाई दे रहे हैं, अड़चनें दिखाई दे रही हैं, और उसी से त्राही त्राही मची हुई है। जब ये युद्ध लंबा खिंचेगा तो आर्थिक परिवर्तन भी दिखाई देंगे, और एक जगह होगा वो पूरी दुनिया को प्रभावित करेगा, और कर भी रहा है, भविष्य में और बड़े पैमाने पर दिखाई देगा।
तो तकनीकी प्रगति, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विस्तार, डिजिटल अर्थव्यवस्था और उपभोक्तावाद, इन्होंने आर्थिक विकास को नई दिशा दी। लेकिन इस बदलती हुई वैश्विक अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा प्रश्न है नैतिकता का। नैतिकता, ठीक, ये जो एथिक्स है ये कहाँ है इन चीज़ों में। आर्थिक प्रगति के साथ साथ नैतिक मूल्य जो है वो तेजी से गिरते जा रहे हैं। आर्थिक प्रगति ऊपर बढ़ती जा रही है, होती जा रही है, और नैतिक मूल्य खड्डे में जाते हैं, कब्र में चले जा रहे हैं। अब आज की वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रतिस्पर्धा पर आधारित है। हर कंपनी ज़्यादा लाभ कमाने के लिए दौड़ रही है। कई बार नैतिकता को हम पीछे, और कई बार क्या हमेशा ही नैतिकता को पीछे छोड़ देते हैं। मजदूरों का शोषण, पर्यावरण की अनदेखी, गलत विज्ञापन, और सबसे बड़ा नैतिक भ्रंश तो यही है कि हम अपनी प्रकृति को पूरी तरह से निचोड़ रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, कुचल रहे हैं, रौंद रहे हैं, और फिर माता माता कहकर कि प्रकृति हमारी जननी है, हमारी संरक्षण करता है, वो सर्वोपरि है। मूर्ति के रूप में हम भगवान को प्रकृति मानकर पूज रहे हैं। भगवान क्या है? भगवान या जो भी जिस ईश्वर की आप उपासना करते हैं वो वास्तव में प्रकृति ही तो है जो कि हमारी पोषण करता है। उसे आप जिस मूर्ति या जिस छवि के रूप में देखना चाहें। तो ये हमारा एक तरह से, ये शब्द आपको सुनकर अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ये वास्तव में आज के मनुष्य के लिए उपयोगी शब्द है। दोगलापन है ये, ठीक। हम दोमुही बात करते हैं। हम एक तरफ तो खूब सुसंस्कृत होने का दिखावा करते हैं, और दूसरी तरफ ऐसे लालची, मतलब आखिरी लेवल के लालची हम दिखाई देते हैं, और वो चेहरा हम स्वीकार नहीं करना चाहते। फिलहाल यहाँ आप देखें कि भ्रमित करने वाली जितनी चीज़ें हैं, जैसे कर चोरी है, भ्रामक विज्ञापन है, अनदेखी है पर्यावरण की, ये सब प्रवृत्तियाँ बढ़ती जा रही हैं। और बड़े बड़े जो कारपोरेट्स हैं, घराने हैं, वो छोटे व्यवसायों को समाप्त करके अपनी मोनोपोली चारों तरफ फैला रहे हैं। तो नैतिकता चारों ओर कमजोर हो रही है, न सिर्फ भारत में। अब वैश्विक अर्थव्यवस्था में और नैतिकता का सबसे बड़ा हत्यारा तो अमेरिका है ना। वैश्विक अर्थव्यवस्था में उपभोक्तावाद की एक महत्वपूर्ण समस्या ये भी है, मतलब ये पूरी जो नैतिकता का भ्रंश है, ये अपने लाभ के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं, इस चीज़ को दर्शाता है। और किसी भी हद तक जा सकते हैं तो वहाँ लड़ाई छिड़नी अपरिहार्य है, और हो भी रही। तो आज मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को अधिक वस्तुओं का उपभोग करने में लगा रहा है, मतलब आवश्यकताओं की कोई सीमा ही नहीं है। कंपनियां लोगों को नई नई वस्तुओं के प्रति आकर्षित कर रही हैं। दूसरी ओर समाज में आर्थिक असमानता बढ़ रही है, वही अमीर गरीब के बीच का जो डिफरेंस है वो बढ़ता जा रहा है। तो नैतिकता का प्रश्न सिर्फ आर्थिक समस्याओं तक सीमित नहीं है, संस्थाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि ये अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और सरकारों तक भी जुड़ जाता है। तो मतलब ये है कि प्रश्न उठता है कि क्या आर्थिक विकास वास्तव में मानवता के हित में है, या केवल कुछ शक्तिशाली देशों और कंपनियों तक ही ये सिकुड़ कर रह गया है, और वास्तव में वही सत्य है। ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हैं। तो अब समाधान क्या है? देखिए, उपसंहार जब भी करिए तो उसमें समाधान परक अंत बताइए, उसका कुछ निष्कर्ष ऐसा निकालिए जिससे कि कुछ ऐसा मालूम हो कि आप इस समस्या का सुझाव दे रहे हैं, मतलब समस्या को सुलझाने का सुझाव दे रहे हैं। तो समाधान तभी संभव है जब आर्थिक विकास के साथ साथ नैतिक मूल्यों को भी महत्व दिया जाए, और कंपनियों को कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व को गंभीरता से अपनाना होगा। ठीक, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR आप कहते हैं, तो उसका गंभीरता से निर्वहन करना होगा। सरकारों को भी ऐसी नीति अपनानी चाहिए जो कि आर्थिक विकास के साथ साथ सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करे। शिक्षा के माध्यम से युवाओं में नैतिक मूल्यों को विकसित करना भी अत्यंत आवश्यक है। तो बस वही बात है कि नैतिकता और अर्थव्यवस्था के बीच में संतुलन स्थापित हो जाए तो निश्चित तौर पर वैश्विक अर्थव्यवस्था मानवता के लिए भी लाभकारी सिद्ध हो सकती है। और बदलती वैश्विक अर्थव्यवस्था में नैतिकता का प्रश्न सिर्फ आर्थिक नहीं है, बल्कि मानवीय अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। यदि आर्थिक प्रगति नैतिकता से अलग हो जाएगी तो समाज में असमानता, शोषण और संघर्ष बढ़ेगा। और इसलिए आज आवश्यकता इस बात की है कि हम आर्थिक विकास को मानवीय मूल्यों से जोड़ें, तभी एक संतुलित अर्थव्यवस्था, संतुलित न्यायपूर्ण अर्थव्यवस्था विकसित हो पाएगी और समाज में सामंजस्य बना रहेगा। हमारा अगला मुद्दा है जैविक खेती, आवश्यकता या विवशता। वास्तव में विवशता ही है। कृषि क्षेत्र में बहुत सारे बदलाव हुए हैं और हरित क्रांति के बाद तो भीड़ आ गई है, एक भरमार सी मच गई। रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, आधुनिक टेक्नोलॉजी, इन सबको हमने बेशुमार अपना लिया है उत्पादन के लिए। तो कृषि उत्पादन तो बढ़ गया, लेकिन इसकी वृद्धि के साथ साथ बहुत सारी समस्याएं हुई। हरित क्रांति ने मिट्टी और पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचाया है। भूमि की उर्वरता में कमी आ गई, जल प्रदूषित हो गया, खाद्य पदार्थों में रसायनों की मात्रा, केमिकल जो है वो बेतहाशा बढ़ गए। किसानों की आर्थिक समस्याएं बढ़ने लगी। आपको सुनकर अचंभा हो रहा होगा कुछ लोगों को, लेकिन वास्तव में ऐसा है। हरित क्रांति का लाभ सारे किसानों को कहाँ मिला? जो ऊंचे वाले किसान थे, जो पहले से ही संपन्न थे, पहले से ही आगे की कतार में खड़े थे, तो उनको तो हरित क्रांति का भरपूर मुनाफा हुआ, और मुनाफा हुआ देश की जनता और सरकार को। लेकिन जो बिचौलिए और निम्न किसान थे वो बेचारे खाली हाथ रह गए। पहले भी उनके हाथ खाली थे, अब और बदतर होते जा रहे हैं। अब तो स्थिति यह है कि वो खेती करना ही नहीं चाहते, खेती से उनके रुझान खत्म हो रहे हैं। तो ये स्थिति हुई। प्रश्न ये उठता है कि अब जैविक खेती की वास्तव में आवश्यकता है या किसानों की ये विवशता है, क्योंकि इसका महत्व तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ऐसा दिखाया जा रहा है। कुल मिलाकर अब उद्देश्य आपको बताना होगा। निबंध का ड्राफ्ट अवश्य बना लीजिए। बिना रूपरेखा बनाए निबंध को लिखना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। बिना योजना बनाए आप युद्ध के मैदान में उतर जाएं और मारे जाएं, वही स्थिति यहाँ पर निबंध के पेपर में भी होती है। तीनों खंडों से, तीनों सेक्शंस जो दिए हुए हैं, ABC या ब जो भी है, इससे एक एक विषय पहले चुन लीजिए। जितना भी इसमें समय आप लगाते हैं, 15 मिनट लगेगा मुश्किल से ये सारे काम में। तो एक एक विषय, इन सभी जितने भी सेक्शन हैं इनसे चुन लीजिए, और उन तीनों विषयों का, प्रत्येक से एक चुनेंगे तो 3 हुआ, तीनों विषयों का ड्राफ्ट पहले कहीं पीछे रफ एरिया जो आखिरी पन्ना है वहाँ बना लीजिए, और उसी पॉइंट, मतलब जो ड्राफ्ट में आपने पॉइंट्स बनाए हुए हैं, उन्हीं पॉइंट्स के आधार पर निबंध को लिखिए।
निबंध आपका न तो दिशा भ्रमित होगा और न ही शब्द सीमा को पार करेगा। एक सार्थक और संतुलित निबंध तैयार होगा और तीनों निबंध आपके बेहतर होंगे, आप करके देखिएगा। ठीक है, फिलहाल तो जैविक खेती की बात हो रही थी। इसमें रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग नहीं किया जाता है। बेसिकली वो आदिम युग की कृषि की बात हो रही है, जिसमें कि प्राकृतिक खाद के लिए गोबर का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, कंपोस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैविक कीटनाशकों का इस्तेमाल कर रहे हैं और भूमि की उर्वरता इससे बनी रह रही है, पर्यावरण को हानि नहीं हो रही है। सुनने में बहुत अच्छा लगता है। तो अब ऐसी स्थिति में जैविक खेती की आवश्यकता अब खूब महसूस की जा रही है कि भाई हम लोग खूब यूरिया खा रहे हैं, खूब खाद जो है वो हमारे शरीर में जा रहा है और तमाम तरह के जो कीटनाशक। तो उससे बचने का क्या उपाय है कि हम वही पुराने ढर्रे की खेती को अपनाएं। तो अब ये आवश्यकता नहीं है बल्कि मजबूरी कही जा सकती है। उर्वरक, बीज, कीटनाशक और मशीनों पर किसानों को भारी खर्च करना पड़ता है, कर्ज के बोझ में दब जा रहे हैं, तो आर्थिक संकट के कारण आत्महत्या करने पर मजबूर हो जा रहे हैं। जैविक खेती किसानों के लिए सुरक्षित और सस्ता विकल्प है। भूमि की उर्वरता इससे बनी रहती है, जो पोषण युक्त अनाज पैदा होता है वो लाभदायक होता है, नुकसानदेह नहीं होता है, लेकिन उत्पादन वैसा नहीं होता है जैसा कि केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड से होता है। आप यूरिया, डाई, पोटाश ऐसे दुकान से खरीद कर झोंक देंगे खेत में तो बेतहाशा गेहूं और धान पैदा होंगे, है ना। और वही आप गोबर की खाद से उपजाइए, वैसा उत्पादन नहीं होगा। ये एक कड़वी हकीकत है, इसको स्वीकार करिए। मतलब एकदम चटपट उत्पादन वाली टेक्नोलॉजी हमने हरित क्रांति में सीखी हुई है, तो वो जो लत लगी हुई है ना, वो यहाँ पर स्वीकार ही नहीं करेगी इस उत्पादन को, इस प्रोडक्शन को, कि तो बड़ा कम प्रोडक्शन हो रहा है। हाँ, ये है कि प्रकृति इससे कम से कम त्रस्त होगी, तबाह होगी। और ग्रामीण जीवन को सशक्त बनाने का काम भी ये जैविक खेती करती है। हालांकि जैविक खेती के सामने चुनौतियां हैं। उत्पादन कम हो सकता है, जैसा कि अभी आपको बताया। उचित मूल्य बाजार में नहीं मिलेगा किसानों को। पर्याप्त सहायता और जागरूकता जो है वो सरकार की ओर से, जागरूकता किसानों की और सहायता सरकार की, इन दोनों का तालमेल नहीं बैठता है। सरकार जैविक खेती को बढ़ावा दे और किसानों को प्रशिक्षित और आर्थिक सहायता युक्त बनाए तो समस्या काफी हद तक दूर हो सकती है। मतलब वही है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को अगर एक बेहतर भविष्य देना चाहते हैं और स्वस्थ जीवन शैली देना चाहते हैं तो हमें जैविक खेती को आधार बनाना होगा। इसके लिए थोड़ा सामंजस्य बिठाना होगा, थोड़ा कंप्रोमाइज़ करना होगा, समझौता करना होगा। शुरुआती कठिनाइयाँ इसमें अवश्य ही है, लेकिन जब एक बार ये चल निकलेगी टेक्नोलॉजी तो इसमें भी ग्रोथ अच्छी खासी। इसके बाद अब सेक्शन सी आता है, जिसमें कि हम 3 शीर्षकों को देख रहे हैं और इनमें से पहला है भारत की विदेश नीति, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। फिर भूस्खलन की चर्चा है। तो विदेश नीति में क्या जोड़ा गया है? सिर्फ विदेश नीति नहीं कहा गया है। विदेश नीति के साथ इसमें कुछ और चीज़ें हैं, जैसे कि गुट निरपेक्षता से बहुध्रुवीय कूटनीति तक। जो नॉन अलाइनमेंट है उसको मल्टीपोलर डिप्लोमेसी से जोड़ दिया गया है और इसमें अपनी जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है वो कहाँ ठहरती है। तो भारत की विदेश नीति के बारे में पहले तो चर्चा करिए कि इसके ऐतिहासिक अनुभव सभ्यतागत मूल्यों और राष्ट्रीय हितों के आधार पर निर्मित होते हैं हमेशा। और आज़ादी की प्राप्ति के बाद से भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि वह शीत युद्धों के 2 शक्तिशाली गुटों, मतलब वही अमेरिका और रूस का मतलब उस समय का सोवियत संघ, उसके बीच में एक स्वतंत्र पहचान को कैसे बनाए रखे। मतलब दुनिया के ज़्यादातर देशों की स्थिति उस समय भी और आज भी ऐसी ही है कि या तो वो रूस के फेवर में है और नहीं तो अमेरिका के फेवर में है। अभी कुछ और नेता उभर रहे हैं, लेकिन भारत उसमें कहाँ ठहरे, ये पहले की बात की जा रही है। अभी तो स्थितियाँ काफ़ी बदली। तो इस संदर्भ में भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया। केवल एक कूटनीतिक रणनीति ये नहीं थी, बल्कि भारत की स्वतंत्र सोच और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की भावना का प्रतीक थी कि हम बने रहेंगे और सबके साथ अच्छा बर्ताव करेंगे। किसी से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है और किसी से हमारी कोई घनिष्ठ मैत्री नहीं है, मतलब तटस्थता का भाव। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत ने यह सिद्ध किया कि कोई भी देश बिना किसी शक्ति गुट में शामिल हुए भी अपनी फॉरेन पॉलिसी को जिंदा रख सकता है, संप्रभुता अपनी बरकरार रख सकता है और अपनी पहचान बना सकता है। यह हमने सिद्ध किया। तो गुट निरपेक्षता की नीति का उद्देश्य यही था कि भारत किसी महाशक्ति के प्रभाव में नहीं आएगा और उसके बिना, मतलब किसी भी महाशक्ति के प्रभाव में आए बिना अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करेगा। और इसी नीति की वजह से भारत ने वैश्विक राजनीति में एक स्वतंत्र और सम्मानजनक स्थान प्राप्त किया। भारत ने एशिया और अफ्रीका के 9 स्वतंत्र देशों के साथ मिलकर एक ऐसे वैश्विक मंच का निर्माण किया जो कि इसी सहयोग और समानता के सिद्धांत पर आधारित है। वही है, मतलब परस्पर सम्मान करेंगे एक दूसरे की आज़ादी का, आक्रमण नहीं करेंगे एक दूसरे पर, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। यही बात हमने चीन को समझाई, पंचशील का सिद्धांत, हिंदी चीनी भाई भाई। लेकिन परिणाम क्या हुआ? तो कभी कभी धोखा भी मिलता है, लेकिन हमेशा ये नीति जो है ये काम भी करती है। तो बात वही है, भारत की विदेश नीति को ये नैतिक आधार देता है। वैश्विक राजनीति में समय के साथ बदलाव होते हैं और हमेशा होते रहे हैं। सोवियत संघ का जब विघटन हुआ तो शीत युद्ध भी वहीं समाप्त हो गया और जो विश्व ध्रुवीय व्यवस्था है, मतलब विश्व एक ध्रुवीय व्यवस्था की ओर बढ़ने लगा। तो भारत को भी अपने बदलते हुए परिदृश्य के हिसाब से बदलाव करना पड़ा। अब भारत की विदेश नीति केवल गुट निरपेक्षता तक सीमित नहीं रही है, बल्कि व्यवहारिक और बहुआयामी बन गई। अमेरिका, रूस, उस समय का सोवियत संघ, जितने यूरोपियन नेशंस हैं, जापान, दक्षिण पूर्व एशिया में जितने भी देश हैं, उनके साथ समान रूप से संबंध स्थापित करना और संतुलन बनाए रखना, ये भारत की पहली प्राथमिकता है। तो आज भारत की विदेश नीति बहुध्रुवीय कूटनीति की ओर अग्रसर है। 2 देशों के हाथ में न होकर ये जो शक्ति का संतुलन है ये कई देशों में विभाजित हो, यही इस बहुध्रुवीय, ठीक है, बहुध्रुवीय कूटनीति का अर्थ है। तो विकासशील और छोटे देशों को तभी समान अवसर मिलेगा अगर 2 ध्रुव बन जाएंगे, मतलब एक अमेरिका हो गया, एक रूस हो गया, मान लीजिए। तो ऐसी स्थिति में बाकी जो देश है वो या तो इसके पक्ष में या उसके पक्ष में, या तो कौरवों के पक्ष में या पांडवों के पक्ष में। ये देसी उदाहरण है आपके लिए।
तो अपना जो स्वतंत्र अस्तित्व है वो इसमें कहाँ ठहरता है? तो वो तभी बना रह सकता है जब हम बहुध्रुवीय कूटनीति का पालन करें, यानी हर देश का अपना स्वतंत्र अस्तित्व हो, उसकी अपनी अस्मिता हो। तो भारत उसी पर चल रहा है और इसमें सक्रिय भूमिका भी निभा रहा है। बहुत सारे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें भारत की काफ़ी मतलब बड़ी भूमिका है। जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में, आतंकवाद के क्षेत्र में, आतंकवाद उन्मूलन के क्षेत्र में, ऊर्जा संकट पर, अभी ऊर्जा संकट पूरी दुनिया पर मंडरा रहा है, आर्थिक असमानता के समाधान में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। तो रणनीतिक स्वायत्तता का सिद्धांत भी अब अत्यंत महत्वपूर्ण है भारत के लिए, और इसका मतलब वही है कि किसी देश के दबाव में आए बिना अपने राष्ट्रीय हितों के हिसाब से भारत फैसला लेता है। आप चाहें तो इस विषय पर, जो अभी ईरान युद्ध चल रहा है, ईरान पर अमेरिका का हमला और विश्व में जो अशांति फैली हुई है, या उससे पहले यूक्रेन वाला जो मामला था, तो उससे शुरू कर सकते हैं। हालांकि उसमें कोई आरोप प्रत्यारोप में मत पड़िएगा, तटस्थ होकर दिखाइएगा कि भारत किस प्रकार की नीति का पालन कर रहा है और अभी की आवश्यकता क्या है। ठीक है, वहां से फिर चर्चा करते हुए हम पीछे की ओर आ सकते हैं, क्योंकि इस तरह के जो मुद्दे होते हैं, विदेश नीति या इस तरह की जो लेटेस्ट चीज़ें अभी घटित हो रही है, विदेश नीति पुराना मामला है, आज़ादी के बाद से चली आ रही है, लेकिन इसमें हमेशा कुछ ना कुछ नया होता रहता है। तो लेटेस्ट से शुरू करके पीछे की ओर जाना काफ़ी लाभदायक हो सकता है। ठीक है, तो मतलब वही है कि भारत की विदेश नीति गुट निरपेक्षता से बहुध्रुवीय कूटनीति तक अपनी लंबी यात्रा कर चुकी है और विश्व राजनीति में एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में भारत उभरा है। तो वही है, मतलब इसमें आप दृष्टिकोण अपना बनाए रखिएगा कि विश्व शांति और केवल राष्ट्रीय हितों की हम रक्षा नहीं करते हैं, बल्कि विश्व शांति के साथ साथ जो सहयोग है राष्ट्रों के बीच में, उसको मजबूत बनाते हैं। अब अगला अपना मुद्दा है भूस्खलन कितना मानवजनित और कितना प्राकृतिक। भूस्खलन एक गंभीर प्राकृतिक आपदा है, इसे आप भी मानते हैं, लेकिन ये मानवजनित ज़्यादा है, पहाड़ी क्षेत्रों में ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। और यह वह स्थिति होती है, आपको थोड़ा सा डिफिनीशन देनी होगी, डिफिनीशन चाहे तो आप बीच में दे सकते हैं। और भूस्खलन की जो हाल फिलहाल में आई हुई कोई त्रासदी है, घटना है, ऐसे तमाम उदाहरण आपको मिल जाएंगे न्यूज़ में, तो उससे आप शुरू कर सकते हैं कि वर्ष 2025 में या पिछले वर्ष में कोई बड़ा लैंडस्लाइड हुआ हो जिसमें कि बहुत ज़्यादा तबाही हुई हो, तो उससे आप शुरू कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर आप लिखें कि भूस्खलन के कारण मानव जीवन और संपत्ति को भारी नुकसान होता है। सिर्फ इतना ही नहीं होता है, बल्कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र भी इससे प्रभावित होता है। मनुष्य को सिर्फ अपना घाटा दिखाई देता है, लेकिन प्रकृति कितनी इससे त्रस्त होती है वो भी देखने वाली बात है। तो अब ये प्रश्न अत्यंत ज्वलंत हो जाता है कि भूस्खलन कितना प्राकृतिक है, कितना नेचुरल है, और मनुष्य इसके पीछे कितना रिस्पॉन्सिबल है। तो आधुनिक समय में बढ़ते हुए पर्यावरणीय असंतुलन ने इस समस्या को और ज़्यादा गंभीर बना दिया है। विशेष रूप से भारी वर्षा के समय जब मिट्टी पानी भर जाने के कारण अपनी पकड़ खो देती है, नीचे की ओर खिसकने लगती है, तो होता यह है कि जो मिट्टी इन चट्टानों को, मतलब पर्वतीय क्षेत्रों की बात की जा रही है, तो जो चट्टान पत्थर होते हैं उनको जोड़ने का काम मिट्टी ही करती है। वो बीच में फेविकोल की तरह से होती है, बरसात से ढीली होकर वो वहाँ से बहनी शुरू हो जाती है और अंत में चट्टान का वो जो फेविकोल है वो खत्म, चट्टान नीचे लुढ़क जाती है, एक झटके में पूरी बहर आ जाती है और सड़कें और पुल या जितनी भी चीज़ें नीचे उसकी आती है सब तबाह हो जाती है। तो प्रश्न उठता है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है? मिट्टी तो पहले समय से जमी हुई है, तो अभी तक नहीं वो नीचे गिरी और चट्टान तहस नहस हुई, ऐसा अब क्यों हो रहा है? तो जो पेड़ और वनस्पतियां उस चट्टान और उस मिट्टी की जो परत थी उनके बीच में जमकर उस मिट्टी को वहां पकड़ कर रखे हुई थी, उन पेड़ों को मनुष्य ने तबाह कर दिया, खत्म कर दिया अपने फायदे के लिए। तो अब वो मिट्टी वहां से धुल गई और चट्टानें फ्री हो गई, तो वो टहल रही हैं, मनुष्य को उससे समस्या हो रही है। तो चट्टानें कुछ ऐसे भी क्षेत्र होते हैं जहां पूरी तरह से स्थिर नहीं होती, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि भूस्खलन पूरी तरह से मानव जनित नहीं है। हालांकि आधुनिक समय में मानव गतिविधियों ने भूस्खलन की समस्या को बढ़ा दिया है। वही है, अनियोजित निर्माण है, खनन कार्य है, बड़े बड़े भवनों का निर्माण है, पेड़ काट दिए जा रहे हैं, मिट्टी पकड़ने वाली जो जड़ें हैं वो खत्म हो जा रही हैं। तो आप लिखिए कि भूस्खलन का प्रभाव सिर्फ पर्यावरण को नहीं प्रभावित करता है, सामाजिक आर्थिक जीवन को भी प्रभावित करता है। कई बार पूरे गांव या पूरे बड़े क्षेत्र को ये प्रभावित करता है, सड़कें पुल टूट जाते हैं। तो प्राकृतिक घटना मानकर इसको अनदेखा करना कि भाई प्रकृति इसको करती है तो प्रकृति अपना बैलेंस कर लेगी, ये सोचकर हम एक किनारे हो जाएं, ये सही नहीं है। हमें सोचना होगा कि ये आखिर क्यों हुआ, इस क्षेत्र में हुआ तो यहाँ पर हमारी एक्टिविटीज़, हमारी जो मानवीय हस्तक्षेप है वो कितना था, और अगर था तो हमें उस पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है। ठीक है, और वृक्षारोपण इसका एक बहुत सशक्त समाधान है। और एक चीज़ और है कि पर्वतीय क्षेत्र इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए नहीं बने हुए हैं, सड़कें पुल और सुरंग की तादाद भी सीमित होनी चाहिए, वहाँ पर पर्यटन की मात्रा को भी सीमित करना होगा। जितना ज़्यादा मानवीय हस्तक्षेप पहाड़ों को त्रस्त करेगा उतनी ही ज़्यादा वहाँ समस्याएं बढ़ेंगी और बढ़ रही हैं। तो पहाड़ों को अछूता रहने देना चाहिए, कम से कम कुछ समय के लिए ही सही। ये भी लिखिए इसमें, ये आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। मनुष्य जहाँ पहुँचता है गंदगी फैलाता है, तबाही फैलाता है। अब इसके बाद जो तीसरा हमारा विषय है, तीसरा विषय आप देख रहे हैं, यह है नए भारत का स्वप्न और ग्रामीण विकास योजनाएं। इसमें आप क्या लिखेंगे? आप लिखिए कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और आज भी देश की अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। इसलिए यदि भारत को वास्तव में विकसित राष्ट्र बनना है तो इसके विकास की शुरुआत गांवों से ही होनी चाहिए। नए भारत का स्वप्न केवल शहरों के विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका वास्तविक अर्थ एक ऐसे भारत का निर्माण करना है जहां गांव आत्मनिर्भर, समृद्ध और आधुनिक हो। तो नए भारत का स्वप्न एक ऐसे समाज की कल्पना करता है जहां हर व्यक्ति को समान अवसर मिलता है और किसी एक प्रकार की आर्थिक सामाजिक असमानता वहां पर नहीं होती। इसके लिए सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए बहुत सारी योजनाएं शुरू की हैं। अब उन योजनाओं को आप एक एक करके गिना सकते हैं, जो लेटेस्ट है उनको भी, पीछे वाली भी। जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पीछे से आप उठा लीजिए, लेटेस्ट में आप उज्ज्वला योजना, लेटेस्ट का मतलब ये कि जो तत्कालीन सरकार है उसके द्वारा चलाई गई, स्वच्छ भारत मिशन को आप ले लीजिए। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, मनरेगा को आप देख सकते हैं।
तो ग्रामीण विकास केवल आर्थिक विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक परिवर्तन से भी जुड़ा हुआ है। और शिक्षा के प्रसार से ग्रामीण समाज में जागरूकता बढ़ रही है, महिलाएं अब आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रही हैं और विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं के माध्यम से आर्थिक स्थिति को मजबूत बना रही हैं। डिजिटल टेक्नोलॉजी के प्रसार ने भी ग्रामीण जीवन को बदल दिया है। इंटरनेट और मोबाइल की आप यहाँ चर्चा कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर नए भारत के निर्माण में ग्रामीण विकास योजनाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। इसको आप बताइए और बताइए कि इससे शहरों पर बढ़ता दबाव है उसको कम किया जा सकता है। गांव में रोजगार और सुविधा उपलब्ध होगी तो भाई शहर की ओर पलायन जो ग्रामीण प्रतिभाएं हैं उनका क्यों होगा। गांव खाली हो रहे हैं, शहर भरते जा रहे हैं, ये चीज़ें रुकेंगी और गांव और शहर के बीच में संतुलन स्थापित होगा, जिसकी आज के समय में एक अनिवार्य जरूरत है या अनिवार्य आवश्यकता है। तो ग्रामीण विकास योजनाओं के सामने कई सारी चुनौतियां भी हैं। हालांकि कई बार योजनाओं का सही ढंग से क्रियान्वयन नहीं हो पाता है। भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ी समस्या है ना। तो वो सब समस्याएं हैं। जागरूकता की कमी ग्रामीण क्षेत्र में, ये भी एक बड़ी दिक्कत है, तो उस पर भी चर्चा करिएगा। और अंत में जोड़िए कि समस्या है और सरकार इन योजनाओं के क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान दे, लोगों को जागरूक बनाए। नए भारत का स्वप्न तभी साकार हो सकता है जब ग्रामीण भारत मजबूत होगा। और ग्रामीण विकास योजनाएं जो होती हैं वो सिर्फ सरकारी कार्यक्रम नहीं होती हैं, बल्कि यह देश के भविष्य से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण प्रयास। यदि गांव आत्मनिर्भर, शिक्षित और समृद्ध बनेंगे तो भारत भी सशक्त और विकसित राष्ट्र बनेगा। और इसलिए नए भारत के निर्माण में ग्रामीण विकास योजनाओं की भूमिका महत्वपूर्ण और निर्णायक है। तो आशा है कि आपको यह प्रश्न पत्र का विवरण, निबंध के प्रश्न पत्र की व्याख्या पसंद आई होगी और आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। तो आप इसे अधिक से अधिक देखिएगा और इसका लाभ उठाइएगा। बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।